तो सैलरी में एक क्लास हम लोग की हो चुकी थी जिसमें हम लोगों ने समझा था कि सैलरी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, डियरनेस अलाउंस किसको कहते हैं, डियरनेस पे किसको कहते हैं, है ना, बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है सैलरी का। और फिर उसके बाद अलाउंसेस पढ़े थे, इसमें सारे अलाउंसेस हम लोग के क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। एचआरए के अंदर 3-4 सवाल भी होमवर्क में दिए गए थे, लग गए? किसी में कोई डाउट आया है? 17 का सी वाला नहीं हो पाया है, लेट मी चेक कैसा दिक्कत आ रहा है। 17 के सी वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है और देख लेते हैं भाई। तो बेसिक सैलरी 20,000 रुपए की है, डियरनेस अलाउंस 10% है, डियरनेस अलाउंस है, पे नहीं। एचआरए 2,000 महीना मिलता है, एक्चुअल रेंट 5,000 महीना मिलता है। तो सैलरी में बस यही सैलरी आएगी, 2,40,000। ठीक है, हाउस दिल्ली में है और आपको निकालना है कि कितना टैक्सेबल होगा एचआरए। एग्जेम्प्ट फुल हो रहा होगा इसलिए टैक्सेबल नहीं हो रहा है। पहला हो जाएगा एक्चुअल एचआरए रिसीव 2,000 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 24,000 रुपये। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड हो गया 60,000। सैलरी का अगर 10% निकालोगे तो 240 का 10% 24,000 होता है, माइनस कर दोगे तो 36,000 हो जाएगा। तीसरा 240 का 50% यानी कि 120, तो तीनों में लोअर क्या आया, तो ये एग्जेम्प्ट हुआ। टैक्सेबल कितना हुआ, रिसीव माइनस एग्जेम्प्ट, रिसीव 24, एग्जेम्प्ट 24, तो टैक्सेबल क्या हो गया, नहीं। रिसीव भी 24 हो रहा है, एग्जाम भी 24 हो रहा है, तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। हाँ बेटा, और किसी का कोई डाउट निकला हो पिछले चैप्टर संबंधित, मतलब पिछले क्लास से संबंधित, तो पूछ लिया जाए, अदरवाइज फिर आगे के टॉपिक शुरू किए जाएंगे। एग्जाम 24,000 हो गया तो टैक्सेबल हो गया आपका नील। बताओ, ए वाले का आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। डियरनेस पे जोड़ा था सैलरी के अंदर, कमीशन जोड़ा था टर्नओवर वाला, अगर जोड़ोगे तो आएगा, नहीं जोड़ोगे तो नहीं आएगा। सैलरी फॉर एचआरए निकालोगे तो 240, तो ये हो जाएगी बेसिक सैलरी। डियरनेस पे हो जाएगा इसी का 10% यानी कि 24,000, और प्लस कमीशन लोगे टर्नओवर वाला, 1,20,000 का कमीशन है, वो भी पकड़ोगे। इसको जोड़ोगे तो 384 सैलरी आएगी एचआरए वाली, इसके हिसाब से निकालोगे सब निकल जाएगा। एचआरए वाली जो सैलरी आएगी वो 3,84,000 आ जाएगी। बेसिक सैलरी, डियरनेस पे और कमीशन ऑन टर्नओवर, इन तीनों का सम करेंगे तो सैलरी फॉर एचआरए आएगी 384। इसकी सहायता से लगाओगे तो लग जाएगा। हाँ बेटा, 17 में और किसी को प्रॉब्लम है ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या किसी और सवाल में तो पूछ सकता है। कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। हाँ बेटा, पिछली क्लास संबंधित कोई किसी के डाउट नहीं है, आगे पढ़ाया जाए फिर। चलो आओ, आज स्टार्ट करते हैं। आज शुरू करना है हम लोग को परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट्स में देखो बेटा, अलाउंसेस के अंदर तो आपको पैसा मिलता था, उस पैसे में हम लोग सोचते थे कि भैया कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देते थे, टैक्सेबल। लेकिन परक्यूजिट्स में पैसा तो मिलेगा नहीं, सीधा क्या मिलता है, बेनिफिट। उस बेनिफिट का कितना अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए वो निकालेंगे हम लोग, तो इसमें डायरेक्टली टैक्सेबल अमाउंट निकलता है। अलाउंसेस में पहले तुम एग्जाम निकालते थे, फिर रिसीव वाले में से एग्जाम माइनस करते थे, तब टैक्सेबल निकलता था। परक्यूजर्स में तो सीधा पैसा थोड़ी ना मिलता है, सीधा सुविधा मिलती है।
तो उस सुविधा के बदले में कितना टैक्सेबल होना चाहिए वो डायरेक्टली निकलता है। तो परक्यूजेस में टैक्सेबल अमाउंट ही डायरेक्टली निकालते हैं, एग्जाम नहीं निकलता। सीधा क्या निकलता है, कितना टैक्सेबल। तो इसके अंदर ढेर सारे परक्यूजेट्स हैं, तो एक एक करके इस पे चर्चा होगी। पहला परक्यूजेट्स है कि अगर आपको सुविधा मिलती है किसकी, स्वीपर की, वॉचमैन की, गार्डनर की या अटेंडेंट की, ये सारी सुविधाएं आपको कहाँ मिलेंगी, घर में। ऑफिस में तो स्वीपर रहेगा रहेगा, उससे अपना क्या लेना देना। ये सुविधाएं आपको अपने लिए मिल रही हैं, तो ये सब सुविधाएं कहाँ मिलेंगी आपको, अपने घर में मिलेंगी। तो इन सुविधाओं के बदले में जो आपकी कंपनी पैसा पे कर रही होगी इन लोग को, उतना आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, स्वीपर अगर आप घर पे जो लगा है उसको कंपनी मान लो मंथली 5,000 रुपये पे करती है, तो ईयरली कितना पे करती है, 60,000। तो स्वीपर का 60,000 टैक्सेबल कर देंगे। वॉचमैन आपके घर में लगा रखा है, उसके लिए कंपनी 8,000 रुपये महीना पे करती है, तो 8,000 इंटू 12 इतना वॉचमैन का टैक्सेबल कर देंगे। ऐसे ही गार्डनर का, ऐसे टेंट का। तो इनका सिंपल है, जो भी अमाउंट दे रखा है बस उसको ईयरली बना लो, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। जो भी इनको कंपनी पे कर रही है उतने रुपए की आपको सुविधा टेक्निकली मिल रही है। इनकम टैक्स वाले देखो बेटा ऐसे बात करते हैं, कहते हैं देखो बेटा कंपनी से जो आपको पैसा मिल रहा है वो तो आपकी सैलरी है ही है, वो जो सुविधाएं मिल रही हैं वो भी टैक्सेबल करेंगे। बात समझ लो, ये कंपनी में काम ना करते, जो सुविधाएं तुम खरीद के कंज्यूम करते, वो भी तो एक फायदा है वहां काम करने का। बात समझ लो, या आप नौकरी कर रहे हो, आपको 10 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है और प्लस खाने पीने का अरेंजमेंट भी कंपनी करके दे रही है, रहने की सुविधा भी दे रही है, वो पैसे भी तो बच ही रहे हैं आपके। तो जो बचत है ना वो भी टैक्सेबल कर देते हैं। कहते हैं 10 लाख रुपए सैलरी और 2 लाख का मकान ईयरली, तो इसका मतलब सैलरी तुम्हें 12 लाख, 10 लाख तुमको कैश में पे कर रही कंपनी और 2 लाख आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है। तो जो कुछ भी आपको कंपनी से मिल रहा है वो सब इनकम टैक्स वाले लपेट लेते हैं। तो पैसे मिलेगा उसको डायरेक्ट लपेट लेंगे, और जो पैसे के बिना मिलेगा उसकी वैल्यू पैसे में कन्वर्ट करेंगे और वो आपके में क्या करते हैं, टैक्सेबल करवाते हैं। तो इस तरीके से चैन चलती है इनकम टैक्स। तो आई थिंक कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो जहां पे भी आपको एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट आपको मिला उसकी टैक्सेबिलिटी इसमें आ जाएगी अपने। और एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा है, मान लो स्वीपर है खुद ही लगा रखे हैं, खुद ही तनख्वाह देते हैं, तो काहे का टैक्सेबिलिटी। बात समझ लो, ये सुविधाएं किससे आए, एम्प्लॉयर से होते हुए हैं, तब टैक्सेबिलिटी होगी। अब मान लो कहीं किसी सवाल में लिखा है कि स्वीपर की सैलरी हम खुद ही एम्प्लॉय पे करता है, एम्प्लॉय ने खुद अरेंजमेंट बना रखा है स्वीपर का, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इन सबका पेमेंट कहाँ से आना चाहिए, कंपनी से। तो एम्प्लॉयर से अगर मिल रहा है तभी तो इसको परक्यूजिट बोलेंगे। खुद ही अगर खरीद के लगा रहे हैं तो काहे का परक्यूजिट, वो तो फिर खुद ही का हो गया ना कि परचेज किया हमने। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको गैस बिजली पानी की सुविधाएं दे देता है। गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल कौन पे कर रहा होगा, एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ऐसा होता है यूजुअली, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहे हैं, बाकी सवाल में खुद ही बताएगा कौन पे कर रहा है। तो आपको अगर गैस की, बिजली की, पानी की सुविधा मिल रही कहाँ से, एम्प्लॉयर से, तो कितना टैक्सेबल होगा। अगर वो ये चीजें प्रोड्यूस करके दे रहा है तो लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट आपने पढ़ी है, वहां पे एक चीज निकलती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेबल कर देंगे। और अगर वो परचेज करके दे रहा है तो जो भी उसका परचेज प्राइस है वो टैक्सेबल कर देंगे। तो मान लीजिए आप बिजली विभाग में ही नौकरी करते हो, तो बिजली विभाग आपको बिजली प्रदान करता है घर में अपने, मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो बिजली खरीद के थोड़ी दे रहा है, उसका काम ही बिजली बनाना। तो फिर वहां उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे। यही मान लो कहीं और नौकरी कर रहे हो, मैगडी में नौकरी कर रहे हो और वो बिजली का बिल भरता है, तो फिर बिजली बना के नहीं दे रहा, वो बिजली खरीद के तुम्हें दे रहा है, फिर परचेज प्राइस। तो अगर परचेज करके दे रहा है तो परचेज प्राइस है, और अगर वो बना के दे रहा है ये चीजें, गैस बिजली पानी, तो फिर बन वही कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक क्लियर हो गया। अगला, अगर एम्प्लॉयर आपको किसकी फैसिलिटी देता है, एजुकेशन की, पढ़ने की फैसिलिटी देता है। किसको किसको यूजुअली पढ़वाता है, या तो आपके बच्चों को पढ़वाता है, ठीक है, या फिर जो एम्प्लॉय होता है उसको खुद पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे मान लिया आप सीएमए कर रहे हो और कहीं बाई चांस किसी का हो गया कि बीकॉम के बाद जॉब करने लगा, ठीक है, कि बीकॉम के बाद उसको आर्थिक स्थिति थोड़ा सही नहीं थी तो जॉब करना पड़ गया, तो जॉब करने लगा।
फिर वही पता चला कि एक कोर्स होता है सीएमए, तो उसका मूड आया करने का, तो एम्प्लॉयर से बातचीत करी, तो एम्प्लॉयर ने कहा तो ठीक है, तुम कोर्स करना चाहो तो नौकरी के दौरान अपना धीमे धीमे करते रहो, पैसा हम लगा देंगे। तो तब क्या है कि एम्प्लॉयर फैसिलिटी दे रहा है किसको? एम्प्लॉय को पढ़ाने के लिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए फैसिलिटी दे सकता है, या फिर कोई और फैमिली मेंबर, आपके भाई बहन है ना, छोटे भाई बहन है, उनको पढ़ाने के लिए सुविधाएं दे सकता है एम्प्लॉयर। तो अगर इनकी सुविधाएं आपको मिलती है तो कैसे टैक्सेबल होगा वो समझना है। अब मजे की बात जानते हो क्या होता है? उसी चीज का अलाउंस भी होता है। अगर ये पिछली क्लास को कनेक्ट करो तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होगा तो रेलवे लगेगा, समझ लो। और अगर एजुकेशन फैसिलिटी होगा तो रूल ये लगेगा। अगर हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो रूल ये लगेगा, और अगर हुआ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो रूल ये लगेगा। तो उसी चीज का अलाउंस भी होता है और उसी चीज का क्या होता है, और दोनों के कानून अलग अलग है, नियम कानून अलग अलग। तो आपको केयरफुली रहना पड़ेगा सवाल लगाते समय। अगर ट्रांसपोर्ट समझ लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग बात है, ट्रांसपोर्ट परक्यूजर्स अलग बात है। तो अलग अलग सीखना पड़ेगा और अलग अलग दिमाग में याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे रहेगा? इतनी सारी बातें हैं, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, समझ लो। जैसे अब तक मोटा मोटा अगर देखो तो हम लोग 25-26 पन्ने में चल रहे हैं। नोट्स की बात करें तो आपने 3-4 पन्ने के नोट्स पढ़े थे बेसिक वाले चैप्टर में, यूजुअली 4 पेज के नोट्स थे आपके हाउसबिलिटी वाले चैप्टर में, 4 पेज के नोट थे रेजिडेंशियल वाले चैप्टर में। तो अब तक अगर देखें तो 12-13 पेजेस के नोट्स पढ़े होंगे आपने। उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। जितने भी नोट्स वाले हैं उनको क्या करना है? डेली पढ़ना है। एक बार जब ऐसे पढ़ते हो तो आपको चीजें याद आती हैं कि हाँ जीवी निकालने में भैया 4 केस होते हैं, इसमें ऐसे निकाला जाता है, इसमें ऐसे निकाला जाता है, इसमें ऐसे। क्योंकि जब तक उसको आप बार बार पढ़ोगे नहीं, रीड नहीं करोगे, प्लस 2-4 सवाल नहीं लगाओगे, तब तक भूलने का खतरा मंडराता रहेगा। फिर पीछे की चीजें आपकी क्या होती जाएंगी? वॉश आउट होती जाएंगी। आप आगे बढ़ते जाओगे लेकिन पीछे का भूलते जाओगे। तो पीछे का याददाश्त करने का यही तरीका है कि पहले सुबह उठ के क्लास आने से पहले पीछे की चीजें रिवाइज करके आओ। सारी चीजें अब ये सोचोगे कि यहाँ से कोचिंग के जाने के बाद ही पढ़ेंगे तो बाद की पढ़ाई का लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। उसको स्प्रेड किया जाता है कि थोड़ा सुबह उठ के 2-3 घंटा पढ़ के आएंगे, फिर कोचिंग चले आएंगे, फिर कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा वो सब पढ़ेंगे, फिर घर जाके पुनः पढ़ाई करेंगे, तो सही रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह अपना सोते रहते हैं, सुबह 7:30 बजे उठे, हल्का फुल्का अपना नहाइन धोइन, अपना नहीं टाइम मिला नहीं नहाइन मुंह धो लेन, समझ लो, स्ट्रेस पे मारे अपना चले आए। ऐसे में क्या होता है कि फिर इधर जाने के बाद लोड ज्यादा आ जाता है। पुराना रिवाइज करें कि ये पढ़ें कि डेली वाला पढ़ें कि टेस्ट वाला पढ़ें, क्या क्या कर ले आदमी। तो फिर एकदम से लोड आता है कि उसी समय आपको करना रहता है, तो फिर प्रेशर में आ जाते हो। तो इसलिए आप पहले सुबह उठो, 2-3 घंटा अपना सुबह पढ़ाई करिए, फिर कोचिंग आइए, 4-5 घंटा यहाँ पढ़ाई करिए, फिर घर जाइए, अपना खाना पीना खाइए, थोड़ी देर घंटे आधे घंटे अगर आराम करना है आराम कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद फिर अपना जुटिए और 5-6 घंटे 7 घंटे जितना भी आपसे हो पा रहा है और पढ़िए। और फिर जब आपको लगे कि हाँ एकदम गिरने वाले हैं तो फिर अपना गिर के बिस्तर पे सो जाइए चुपचाप, खाना पीना खा के अपना। और खाने पीने से याद आया कि जो आपको रात का खाना खाना है वो रात में नहीं खाना होता, वो यही गलती धारणा है। अक्सर बीमारी जो होती है इसी चक्कर में होती है। एकदम सिंपल बिहेवियर है कि जितने बजे आप सोते हो, मान लीजिए आप सोते हो 12 बजे, तो आपको खाना खाना है 9 बजे। सोने से कम 3-4 घंटा पहले, मिनिमम 3 घंटा पहले। ठीक है? तो ऐसा अगर करते हो तो फिर हेल्थ इश्यूज कम आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, आते तो ही हैं, लेकिन थोड़े मिनिमल रहते हैं ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना रात में खाना खाई, एकदम आखिरी में सोते समय खाना खाई और गिर पड़े बिस्तर में, फिर आते हैं हेल्थ इश्यूज। क्योंकि रात में क्या होती है कि आपकी बॉडी का कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं होता है फूड का, तो रात में एकदम पेट भर के यहाँ तक खा के सो गए। अब उतना बॉडी कंज्यूम ही नहीं कर पा रही होती है, समझ लो।
तो फिर पूरा जो मलबा है वो निकल पाया नहीं, तो दिन भर कचर पचर लगा रहता है पेट में, दिक्कत आती है, तो फिर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं दूसरे, ये दिक्कत वो दिक्कत। तो स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे भी कहा जाता है कि एकदम पहली बात तो भरपेट नहीं खाना चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात, एकदम स्टेट थोड़ा थोड़ा करके खाए आदमी, क्योंकि यहाँ तक खा लोगे तो नींद तो फिर आनी चालू हो जाएगी, मतलब उघार रहे हैं वहां बैठ। तो सिंपल है कि अगर आपको 3 रोटी की भूख हो, आप 2 खाइए, फिर थोड़ी देर बाद एक खा लेना, जब 2 में से एक पच जाए। तो यहाँ तक नहीं खाया जाता है स्टूडेंट लाइफ में कभी भी, यहाँ तक खाना पड़ता है बस, थोड़ा यहाँ कि थोड़ा थोड़ा फूड डालते रहे। तो ना पेट्रोल टंकी पूरा पेट्रोल नहीं भरवाना चाहिए, फुल टंकी, थोड़ा कम ही रहे। 400 में भरता है एक्टिवा में, तो 300 का डलवाओ, 250 का डलवाओ, चलेगा। पूरा बहुत फुल करो, वही चीज होता है इसमें, पूरा एकदम हॉक के नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक खा लिए बढ़िया, तब तो फिर नींद भी ना आएगी, आएगी सब तमाशा तो चलना ही चालू हो जाता है, फिर आदमी गिर जाता है। थोड़ा थोड़ा डालते रहो कि बॉडी रिएक्ट करती रहे, काम करता रहे आपको। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा डालो, फिर 1 रोटी डालो, थोड़ा दाल चावल, चलता रहेगा ऐसे काम। चलो वापस आ जाते हैं, ये तो ज्ञान की बातें थी एक्स्ट्रा। तो एजुकेशन फैसिलिटी में भैया 3 बातें हैं। अगर एम्प्लॉय को मिलती है ये सुविधा, किसको मिल रही है? एम्प्लॉय को, तो फुल्ली रहती है एग्जाम, कोई टेंशन की बात ही नहीं, जितना पढ़ा है आराम से पढ़ते जाओ, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी हमारी। अगर बच्चों को मिलती है सुविधाएं, एम्प्लॉय के बच्चों को मिलती है, तो एग्जेम्प्ट रहेगी अगर 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 इफ वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, कि जो इस सुविधा का खर्चा है वो 1000 रुपए पर बच्चा पर मंथ या उससे कम है, या वहां तक है, इसका ऊपर नहीं गया है। 1000 रुपए महीने तक की लिमिट है, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे पूरा माफ रहेगा, और कहीं इसको क्रॉस कर गए पूरा लपेटे में टैक्सेबल कर देंगे। मतलब 1000 रुपए माफ नहीं है, 1000 रुपए ये तय करेंगे कि माफ होगा कि नहीं होगा, दो अलग अलग बातें। इस वाले में अलाउंसेस के अंदर अगर मान लो 400 रुपए मिलते थे, तो 100 एग्जेम्प्ट हो जाते थे, 300 टैक्सेबल। यहां ऐसा नहीं लिखा है, यहां या तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा या तो पूरा टैक्सेबल होगा। 1000 रुपए ये तय करते हैं कि माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 1000 रुपए या उससे कम की कॉस्ट आएगी, पूरा छोड़ देना है। 1000 से ऊपर महीने का आया, पूरा लपेट लेना है, ऐसा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और अगर किसी और मेंबर को ये सुविधा मिल रही है, तो फिर क्या रहेगा? फुल्ली, ज्यादातर सवालों में ये चिल्ड्रन वाला देता है। अगर मान लो 20 सवालों में ये आएगा एजुकेशन फैसिलिटी, तो उन 20 में 19 में तो बच्चे वाला देता है, एक आध में कहीं एम्प्लॉय या अदर फैमिली मेंबर का दे देता है। तो मेन फोकस अभी आपको बच्चों पे करना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है कि अगर मान लो 1000 कंपनियां हैं, तो 1000 में 998 कंपनी अगर ये फैसिलिटी देती हैं तो बच्चों को देती है। एक दो कंपनी ऐसी होती है कि बच्चों के साथ में एम्प्लॉय भी फैसिलिटी दे दे या अदर फैमिली मेंबर को दे दे, वरना ज्यादातर जगह क्या चलता है? चिल्ड्रन वाला। तो वही आपको मेन फोकस तरीके से याद रखना है। तो बच्चों में नियम कानून क्या है कि अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक है तो पूरा माफ रहेगा। अगर 1000 की लकीर को क्रॉस कर दिया, 1001 हो गया कहीं, पूरा 1001 टैक्स। समझ गए? और 1000 रुपए महीना है, इस बात का ध्यान रखना। सवाल में गुमराह करने के लिए हम तो क्या लिखता है? 2000 रुपए पर एनम। अब बच्चा कहता नहीं हम तो 1000 पढ़ के आए, 1000 रुपए महीना तुमने पढ़ा है, वो 2000 रुपए सालाना बता रहा, एग्जाम्ट रहेगा। 1000 रुपए महीने का मतलब हो गया साल भर का 12,000, और 3000 दे रखा है, माफ रहेगा। बच्चा गलती क्या कर देता है? टैक्सेबल कर देता है। तो पूरा याद रखना है कि 1000 रुपए भैया पर मंथ है, ना कि पर ईयर। चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इसके बाद आपने क्या पढ़ लिया बेटा? एजुकेशन फैसिलिटी वाला पढ़ लिया। इसके बाद है भाई साहब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर आप रेलवे या एयरलाइंस के एम्प्लॉय हो और आपको एक ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटी मिलती है, तो रहेगा फुल्ली एग्जाम्प्ट, और अदरवाइज मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल। सवाल में लिखा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो आपको देखना है कि कहीं ये सवाल किसी रेलवे वाले एम्प्लॉय का तो नहीं है। लिखा होगा एम्प्लॉय वर्किंग इन रेलवे,
एम्प्लॉय वर्किंग इन एयरलाइंस, तो फिर ये फैसिलिटी एग्जाम रहेगी। और अदरवाइज जो अमाउंट दे रखा है चुपचाप पूरा पूरा टैक्सेबल कर देना। इसके बाद भैया है इंटरेस्ट ऑन लोन। पहली बात ध्यान रखना, लोन टैक्सेबल नहीं होता है। टैक्सेबल क्या होता है उसका? सिर्फ ब्याज। ठीक है, तो लोन कभी टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल भी होगा तो उसका ब्याज टैक्सेबल होगा, क्योंकि वही तो आपका फायदा है। लोन अगर एम्प्लॉयर से लिया तो कल लौटाना भी तो है, कल नहीं लौटाना तो 1 महीने बाद लौटाना है, 1 नहीं बाद महीने लौटाना तो 1 साल बाद लौटाना है, लौटाना तो पड़बे करी है। तो लोन से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि पता का एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। यही आप बाहर से लोन लेते तो ब्याज देना पड़ता 10% 12% सालाना, और एम्प्लॉयर से लिया 2 लाख का लोन तो ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, तो आपका फायदा ब्याज का हो रहा है। इसलिए टैक्सेबल क्या होगा? हमेशा ब्याज। कैसे निकाला जाएगा? बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए बेटा आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया। कितना लोन लिया? 2 लाख रुपीज का एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, और एसबीआई से अगर लोन लेते तो ब्याज लगता है 10% के रेट से, और एम्प्लॉयर ने बिल्कुल फ्री में दिया है, तो आपको फायदा कितने परसेंट का हो रहा है? पूरे 10% का हो रहा है। तो इसका 10% टैक्सेबल कर देंगे, यानी 20,000 रुपए। दूसरा केस है कि एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने कहा नहीं नहीं बेटा 4% तो हम भी लेंगे, तब भी आपका फायदा है 6% का। एम्प्लॉयर आपको 4% पे लोन दे रहा है, और एसबीआई से लेते तो कितने मिलता? तो आपका बेनिफिट कितने का हुआ? तो इसका 6% टैक्सेबल कर देंगे। समझ लो। तो कभी कभी ऐसा सवाल बोल सकता है कि लोन आपने 1/10/24 को लिया है, कब लिया है? तो भैया 24-25 में तो लोन फिर 6 ही महीने चला है आपका, क्योंकि हमें तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट निकालना है ना। लोन इसके आगे चलता रहेगा, आगे का ब्याज अगले साल देखेंगे, उसके आगे का उसके अगले साल देखेंगे। इस प्रीवियस ईयर में देखो तो लोन कितने दिन रहा है? सिर्फ 6 महीने, तो 6/12 भी करना पड़ेगा। तो वही यहाँ फॉर्मूला बन गया है। लोन कितना लिया इंटू एसबीआई का रेट क्या है, माइनस एम्प्लॉयर का रेट क्या है, और इंटू आगे और लिख लेना मंथ डिवाइड बाई 12, या आगे और बढ़ा लेना मंथ डिवाइड बाई 12, मंथ डिवाइड बाई 12 और आगे बढ़ा लो। तो ऐसे केसेस है जहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्सेबल नहीं होता है। अगर लोन का अमाउंट सिर्फ 20,000 रुपए तक का है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, कोई भी ब्याज टैक्सेबल नहीं होगा। या फिर लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, लेकिन बीमारी बीमारी के लिए लोन लिया गया है, समझ लो, कोई घर में बीमार है उसके लिए लोन लेना पड़ गया है, तो ऐसी बीमारी के लिए जब लोन लिया जाता है तो फिर लोन का अमाउंट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, फिर उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। तो दो ऐसे केसेस जहां पे इंटरेस्ट बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा। पहला केस क्या है? जहां पे लोन का अमाउंट 20,000 रुपए तक का हो। दूसरा है कि लोन का अमाउंट तो 20,000 से भले ज्यादा है, लेकिन लोन बीमारी के लिए लिया है, डिसीजेस के लिए लिया गया है। उन डिसीजेस के लिए अगर आपने लिया है तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्सेबल नहीं होगा। तो आई थिंक ये भी समझ गए होंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन पे एक सवाल भी छोटा सा बनाया गया है, तो और निपटा देते हैं तुरंत का तुरंत। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25।
हाँ बेटा, एक कंपनी ने रवि को एक लोन दिया है 5 लाख रुपए का, लेकिन लोन कब दिया गया है? 1/10/2024 को, वो भी 6% ब्याज पे। लोन अभी भी पेंडिंग है। एसबीआई का रेट चल रहा है 10%। हमेशा कंपेयर आपको एसबीआई के रेट से करना होता है, किसी और बैंक के रेट से कंपेयर नहीं करना होता है। हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एसबीआई का रेट भी दे दे, पीएनबी का रेट भी दे दे, आरबीआई का रेट भी दे दे। तो आपको इनकम टैक्स में क्या लिया गया है? एसबीआई का रेट। तो आपको एसबीआई रेट से कंपेयर करना है। एसबीआई का रेट 10% है, दिया है 6% पे, तो 4% आपका फायदा हुआ है। और लोन केवल आपका 6 महीने चल रहा है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा, जो कि निकलेगा कितने हजार रुपए? 10,000 रुपए। तो बहुत ही इजी सवाल था, इस तरीके से लग जाएगा एक लाइन में। समझ गए? चलो वापस आ जाते हैं। जैसे ही ये वाला चैप्टर एंड होगा सैलरी, वैसे होगा टैक्स के अंदर 3 चैप्टर का टेस्ट। तो तैयार करते रहो। बेसिक, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी। ठीक है, सैलरी तक का माल खत्म कर देंगे, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। तो डेट तो नहीं बता पाएंगे एग्जैक्ट, बस ये समझ के लोग जिस दिन सैलरी खत्म होगी एक दिन छोड़ के अगले दिन टेस्ट। ठीक है, जिस दिन सैलरी खत्म होगी एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? टेस्ट आ जाएगा। तो लोन वाली कहानी समझ गए। इसके बाद है भैया है हॉलीडे इंजॉयमेंट। अगर आपकी कंपनी ने आपको हॉलीडे में भेजा है कि जाओ 4 दिन भेज रहे हैं, छुट्टियां मना के चले आओ श्रीलंका में, ठीक है, या कहीं पे भी विदेश विदेश में या देश में, ऐसे में देखा जाएगा। अगर वो ऑफिशियल टूर पे भेज रहा है आपको तो एग्जाम रहेगा, और पर्सनल टूर पे भेजा होगा तो टैक्सेबल कर देंगे। ऑफिशियल टूर क्या होता है हल्का सा समझ लो। आपकी कंपनी ने कंपनी के काम से ही श्रीलंका आपको भेजा है, 4 दिन की कोई मीटिंग लगी हुई थी उसको आपको अटेंड करने जाना है, या मुंबई भेजा हुआ है। तो कोई श्रीलंका जाएगा मीटिंग करने, तो ऐसा तो नहीं कि मीटिंग करके वापस आ जाएगा। फिर क्या करेगा? वहां घूमेगा फिरेगा फिर। तो दिन में मीटिंग करेगा, बाकी अपना 2-4 घंटा क्या कर लेगा? टहल घूम लेगा। उसका मतलब है हॉलीडे में भेज रहा है लेकिन ऑफिस के काम से भेज रहा है, तो ऐसे में टैक्सेबल नहीं होता। जब एकदम फ्री करके छुट्टियों भेजेगा, ऑफिस का कोई काम नहीं, सीधा पर्सनल छुट्टियों भेजा गया है, तो फिर उन छुट्टियों पे जितना पैसा एम्प्लॉयर खर्चा करेगा उतना क्या कर देंगे? सब टैक्सेबल कर देंगे। तो कंपनी आजकल एम्प्लॉय लोग को देती हैं, कहती 4 दिन का हॉलीडे पैकेज आपको दे रहे हैं, आपने अच्छा काम किया, लो भैया 4 दिन श्रीलंका में रह के आओ, वोट टाइम का। इनकम टैक्स वाले कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, हम भी टैक्स दे दो। समझ रहे हो, लपेट लेते हैं। इसके बाद है भैया गिफ्ट वाउचर एंड टोकन। अगर कोई गिफ्ट आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, या कोई वाउचर मिल जाता है, कहीं किसी कंपनी का वाउचर दे दिया कि जाओ भैया, ठीक है, पता लगा मान लो प्यूमा के वाउचर दे दिए 2,000 रुपए के, यही प्यूमा शॉपिंग करिए, 2,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। 2500 की टी शर्ट खरीदो, 2,000 का वाउचर लगाओ, 500 देना। या कहीं का कोई टोकन दे दिया कि टोकन दिखाओ सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, टोकन दिखाओ, अपना एंजॉय कर सकते हो। पासेस नहीं बोलते, उन्हीं को टोकन कहा जाता है। कहीं मैच चल रहा है उसका पास पकड़ा दी, कहीं कोई सिंगर आया हुआ उसका पास कंपनियां प्रमोट करने के लिए क्या करती? पकड़ा देती हैं। कोई मूवी आई उसका पास पकड़ा दिया, उसी को पास या टोकन कहा जाता है। तो टेक्निकली ये सब गिफ्ट के अंदर ही आ जाता है। वैसे ये सवालों में जल्दी नहीं देता है, सवाल में क्या देता है? गिफ्ट। वैसे ट्रीटमेंट तीनों का एक ही जैसा है, चाहे गिफ्ट हो, चाहे टोकन हो, चाहे क्या हो, वाउचर। तो गिफ्ट में बहुत ही सिंपल है। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको गिफ्ट मिलता है, लिफाफे में भर के पैसा पकड़ा दिन दीपावली में, ये लो भैया 10,000 रुपए ऐस करो जाके, समझ लो। या फिर कैश ऐसे नहीं दिया, फोन पे आपके अकाउंट, जिस अकाउंट में सैलरी आती है वहां डलवा दिया कि लो 10,000 रुपए सबके अकाउंट में डलवा दिए, बेटा ऐस करो जाके दीपावली मनाओ। तो अगर कैश या कैश इक्विवेलेंट में, मतलब अल्टीमेटली अकाउंट में आ रहा है वो भी तो पैसा ही है, तो अगर पैसे में गिफ्ट मिला है तो पूरा टैक्सेबल कर देंगे।
1 रुपए माफ नहीं होगा। 1 रुपए मिला है, 1 रुपए टैक्सेबल। 10,000 मिले हैं, 10,000 टैक्सेबल। 50 मिलेंगे, 50 टैक्सेबल। 1 लाख मिलेंगे, 1 लाख टैक्सेबल। कोई माफी नहीं है पैसे वाले गिफ्ट में। हाँ, अगर गिफ्ट मिलते हैं किसमें, काइंड में, तो 5,000 रुपए तक क्या है, एग्जम्प्ट है। ये 5,000 के बगल में एग्रीगेट लिख लो, एग्रीगेट। इसका अर्थ है कि साल भर में टोटल 5,000 रुपए तक के गिफ्ट एग्जम्प्ट है। मान लीजिए काइंड में गिफ्ट मिलता है, दीपावली में घड़ी पकड़ा दी 3,000 रुपए में, ठीक है, और होली में कुछ और दे दिया, म्यूजिक सिस्टम दे दिया 4,000 रुपए का, तो टोटल गिफ्ट आपको साल भर में कितने के मिले हैं, 7,000 के, टैक्सेबल कर देंगे। समझ रहे हो, समझ आ रहा है। अब इस पॉइंट में दो व्यू पॉइंट है, बहुत ध्यान से बात को समझना। सीएमए मॉड्यूल के अंदर में दोनों व्यू पॉइंट डाल दिए, ठीक है। इनकम टैक्स में बेयर एक्ट में कैसे क्या लिखा नहीं पता है, लेकिन दो व्यू निकाले गए हैं इसके। पहला एक व्यू निकाला गया है कि 5,000 रुपए तक माफ रहेगा, रिमेनिंग टैक्सेबल करेंगे। एक ये व्यू पॉइंट निकाला राइटरों ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने। और एक है कि नहीं नहीं, 5,000 तक रहेगा तो पूरा माफ, 5,000 के ऊपर गया तो पूरा टैक्सेबल। और आंसर दोनों व्यू पॉइंट के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, ठीक है। तो जब भी अगर गिफ्ट सवाल में आएगा तो दो व्यू पॉइंट के हिसाब से अपना आंसर लिखोगे। एक व्यू पॉइंट हो जाएगा कि जहां 5,000 तक तो माफ रहेगा, रिमेनिंग टैक्सेबल करेंगे। मान लो 6,000 लिखा है तो 1,000 टैक्सेबल करेंगे, एक ये भी आंसर हो सकता है। और एक है कि 5,000 के ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल कर दो। तो दो दो व्यू पॉइंट इसके अंदर है, और सीएमए मॉड्यूल में और सीए वाले में सब में ऐसे ही कर रखा है कि दो व्यू पॉइंट के हिसाब से आंसर, तो अल्टरनेटिव इसका हो सकता है दो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग डील कर लेंगे जब सवाल करेंगे। इसके बाद है भैया फ्री फूड एंड स्नैक्स, ठीक है। तो अगर आपको स्नैक्स वगैरह मिलता है, चाय कॉफी वगैरह मिलती है, स्नैक्स में आ जाएगी। और अगर फूडिंग मिलती है, लंच है, डिनर है, ये सब मिलते हैं, स्नैक्स फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं, ठीक है। स्नैक्स क्या होते हैं, फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। चाय पिला रहा है, कॉफी दे रहा है, पकौड़ी वकौड़ी, बिस्किट एग्जम्प्ट। इसके बाद है भैया फ्री फूड एंड मील। तो फूड मिल रहा है या खाना पीना मिल रहा है, तो ये एग्जम्प्ट होता है 50 रुपए पर मील तक का, ठीक है। वैसे ऑफिस के अंदर डिनर नहीं प्रोवाइड किया जाता, लंच ही प्रोवाइड करता है। रात में तो घर चले आते हो, तो बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ पे वो लोग लंच आपको प्रोवाइड करते हैं ऑफिस के अंदर। तो इनकम टैक्स कहता है 50 रुपए तक मील तक का तो एग्जाम कर देंगे, 50 रुपए मील से जो ऊपर का अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल कर देंगे। मान लीजिए आपको लंच प्रोवाइड किया गया और उसकी वैल्यू 60 रुपए है, तो 10 रुपए टैक्सेबल कर देंगे पर मील का। साल भर में आपने 250 दिन खाना खाया है, तो 250 × 10, 2500 टैक्सेबल। खाने की वैल्यू हो सकता है 80 रुपए हो, तो 30 रुपए पर मील टैक्सेबल करेंगे। तो ऐसे करके निकलता है। एक और केस आता है कि अगर आपको मील प्रोवाइड किया जा रहा है कहाँ पे, रिमोट एरिया में या ऑफशोर एरिया में, तो फिर 50 रुपए नहीं, जितना भी हो सब एग्जाम रहेगा। रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया बोलते हैं जहां पे आपको कहीं और भेजा गया हो, दूर दराज के क्षेत्र में काम करने के लिए, ठीक है। ऑफिस के काम से ही भेजेगा, ऑफिस से बात है कि पता लगा मान लो क्लोजिंग चल रही है या कुछ और चल रहा है, अब आपको ब्रांच ऑफिस भेज दिया गया। आप हेड ऑफिस में नौकरी करते हो, लेकिन आपको कंपनी की कहाँ भेज दिया गया, ब्रांच ऑफिस में। अब ब्रांच ऑफिस में पता लगा वहां गांव के अंदर, तो रिमोट एरिया में भेजेगा तब तो फिर लंच वंच उसको व्यवस्था करानी पड़ेगी। फिर वहां नहीं देखा जाएगा कि 100 रुपए का लंच है कि 500 रुपए का, फिर वहां एग्जाम रहा। अगर ऑफशोर एरिया में प्रोवाइड किया गया, रिमोट एरिया में प्रोवाइड किया गया है, तो 50 की लिमिट नहीं रहेगी, अनलिमिटेड एग्जाम रहेगा। और अगर ऑफिस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, तो फिर 50 रुपए तक माफ रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट शुड बी टैक्सेबल। स्नैक्स पूरा एग्जाम होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका भी एक अलग से छोटा मोटा सवाल बनाया गया है, तो आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है।
कंपनी में काम कर रहे हो और 60 रुपए पर मील मिल रहा है और 100 दिन खाना खाए हो, 60 में 50 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 10 टैक्सेबल हो जाएगा, और 100 दिन आपने कंज्यूम किया है तो 1000 रुपए क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो ये आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फूड। जो फूड खाए हो उसका 1000 रुपए टैक्सेबल कर देंगे इनकम टैक्स वाले। समझ में आ गया बेटा? वापस आ जाए हम लोग। चलो इधर देखो बेटा बोर्ड पे, सैलरी को लेके एक और मिथ है बच्चों के दिमाग में। वैसे इनकम टैक्स का लेना देना नहीं है, फिर भी समझ लो, आज नहीं तो कल नौकरी करनी है। तो सैलरी में एक वर्ड होता है सीटीसी, सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है? एक वर्ड होता है सीटीसी। जब कोई कंपनी आपको सैलरी ऑफर करती है तो कहता है भैया हमारी सीटीसी जो है वो 10 लाख। ठीक है, क्या कहता है कि हमारी